इस वीडियो के अंदर हम डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये एक केमिकल इक्वेशन मैंने लिखी है और ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है। आपके पास एक आयरन है, कॉपर सल्फेट है, बट रिएक्शन के बाद ये जो सल्फेट है कॉपर छोड़कर आयरन के साथ आ गया। सी, आयरन सल्फेट और कॉपर अलग हो गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद सल्फेट के साथ एक कंपाउंड बना दिया। मैंने यहाँ पे स्फेयर्स की फॉर्म में भी ये शो किया हुआ है जिस ताकि आप इजीली इसे समझ पाएं कि ये ब्लू और ये रेड ग्रीन एक साथ थे। ये ब्लू आया ग्रीन के साथ और रेड को इसने बाहर निकाल दिया, और या फिर हम बोले कि उसने रेड को डिस्प्लेस कर दिया, इसीलिए इसका नाम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पड़ा। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि ओके डिस्प्लेस तो कर दिया बट ये डिस्प्लेसमेंट हो क्यों रहा है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हमेशा एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को ही रिप्लेस कर सकता है। तो इन दिस सिचुएशन आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। आप आने वाली कुछ केमिस्ट्री की वीडियोस में या फिर चैप्टर्स में आप देखोगे कि एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है जो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। उससे आपको पता चल जाएगा कि कुछ एलिमेंट्स, कुछ मेटल दूसरे मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। यहाँ पर आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए इसने इसे डिस्प्लेस कर दिया। अब ये रिएक्शन असल ज़िंदगी में दिखती कैसे, तो आप यहाँ पर देखिए। सबसे पहले इस डायग्राम में एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। दिस ब्लू कलर सॉल्यूशन इज कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है और आपने यहाँ पे आयरन नेल डाली हुई है। थोड़े टाइम बाद जब आप इसे छोड़ दो, कुछ टाइम बाद आप आकर देखोगे तो आपकी आयरन नेल के ऊपर एक ब्राउन कोटिंग चढ़ चुकी है। और अगर आपने कभी कॉपर देखा हो, कॉपर की बॉटल्स आपने देखी हो, तो वो ब्राउन कलर की होती है बिकॉज कॉपर का कलर ही ब्राउन होता है। तो इट शोज कि आयरन के ऊपर आयरन की जो एक लेयर, आयरन की कुछ लेयर जो है, आयरन की कुछ एटम्स जो हैं वो आ गए सॉल्यूशन में और सॉल्यूशन से कॉपर चढ़ गया इस पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो हम पे सॉल्यूशन बचा, ये सॉल्यूशन अब कॉपर सल्फेट नहीं रहा, ये सॉल्यूशन फेरस सल्फेट या फिर आयरन सल्फेट है। और आप देख सकते हो कि इसके कलर में भी चेंज आ चुका है। तो यहाँ पे कलर चेंज होने की वजह से हम पता लगा पा रहे हैं केमिकल रिएक्शन को। ये रिएक्शन ओर से मेटल को अलग करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। इसको भी हम आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे, क्योंकि ओर जो होता है वो मेटल का या फिर ऑक्साइड, कार्बोनेट, इन सब का रिएक्टेड फॉर्म होता है। तो इससे आप मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे। आपको जब भी आप खुदाई करते हो तो आपको मेटल एज इट इज़ नहीं मिलता, वो कंपाउंड की फॉर्म में मिलता है। तो मेटल को अलग करने के लिए उसके कंपाउंड से हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज़ करते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन, अगर मैं फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट में कॉपर डालता तो क्या रिएक्शन होती। आंसर है नो, क्योंकि अगर आप कॉपर को आयरन सल्फेट में डालते तो कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट नहीं है आयरन से और वो उसे डिस्प्लेस नहीं कर पाता। तो आपको इसमें कंडीशन याद रखनी है कि अगर जो हमारा मेटल है वो दूसरे मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है तभी वो ये कैपेसिटी या ये क्षमता रखता है कि वो उसे डिस्प्लेस कर पाए। कुछ और एग्जांपल्स हम यहाँ देखते हैं, जैसे जिंक कॉपर सल्फेट से जिंक सल्फेट एंड कॉपर बना। तो अगर इस रिएक्शन को दिखाकर मैं आपसे पूछूं कि ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक या कॉपर, तो अगर ये रिएक्शन हो गई है तो इसका मतलब ये है कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तभी तो जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर को इसने बाहर निकाल दिया, डिस्प्लेस कर दिया। सेम चीज लेड और कॉपर क्लोराइड से, यहां पे भी लेड क्लोराइड बन गया और कॉपर निकल गया। इन तीन रिएक्शन को देखकर हमें यह पता चलता है कि कॉपर जो है थोड़ा अनरिएक्टिव एलिमेंट है, अनरिएक्टिव मेटल है। बट क्या ये सबसे ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, ये हम नेक्स्ट वीडियोस नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। बट आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गया हो।
नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वहां पे एक एलिमेंट दूसरे को रिप्लेस कर रहा था, यहां पे दोनों एक दूसरे से रिप्लेस्ड हो जाते हैं। आप इन बॉल्स की हेल्प से देख सकते हैं, ब्लू और रेड एक साथ कंपाउंड बना हुआ था, ग्रीन एंड, अरे मैंने यहाँ पे पर्पल बोलना चाहिए था बिकॉज ब्लू आई हैव ऑलरेडी टेकन। तो पर्पल एंड रेड का एक कंपाउंड बना हुआ था, ग्रीन एंड ब्लू का कंपाउंड बना हुआ था, और इसके बाद अदला बदली हो गई है। अब आप देखोगे कि जो ये पर्पल है वो ग्रीन के साथ एक कंपाउंड बना ले रहा है, और जो रेड वाला है ये ब्लू के साथ बना रहा है। आप यहाँ रिएक्ट प्रोडक्ट साइड में देख सकते हो। इसका एक एग्जाम्पल Na2SO4 सोडियम सल्फेट और BaCl2 बेरियम क्लोराइड के साथ है। अब इसके बाद क्या होगा कि सोडियम सल्फेट जहाँ पे सोडियम है वो Cl के साथ मिल जाएगा, मतलब NaCl बना देगा, और ये जो बेरियम है ये सल्फेट के साथ मिल जाएगा और BaSO4 बना देगा। तो यहाँ पे दो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन साथ में हो रही है। आप ऐसा बोल सकते हो Na ने Ba को डिस्प्लेस किया, और साथ में साइमल्टेनियसली Ba ने Sa को भी डिस्प्लेस किया। इसीलिए इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन के अंदर एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने आयंस की फॉर्म में भी आपको ये समझाया हुआ है। इस रिएक्शन की एक खास बात यह है कि इन दिस रिएक्शन प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। प्रेसिपिटेट एक गाढ़ा सॉलिड सब्सटेंस होता है और वो इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा बनता है। केमिकल इक्वेशन में इसे रिप्रेजेंट डाउनवर्ड एरो से किया जाता है। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन इस रिएक्शन के अंदर कौन है जो प्रेसिपिटेट है, पहली बात तो वो हमेशा प्रोडक्ट साइड में ही बनता है, और यहाँ पे BaSO4 है जो जो प्रेसिपिटेट है, और ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। मैंने इधर लिखा भी है। एक रिएक्शन हमने बिल्कुल फर्स्ट या फिर सेकंड क्लास में हमने देखी थी, जब मैंने आपको टाइप्स नहीं, कुछ केमिकल इक्वेशन के एग्जाम्पल दिए थे, जहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट का एग्जाम्पल था। यहाँ पर भी ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। उस टाइम मैंने आपको डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं बताया था, बट अगर आप अब देखो तो देखो KNO3 से मिल रहा है इस वाले आयन से, तो KNO3 बन गया पोटेशियम नाइट्रेट, एंड यहाँ पे लेड और आयोडीन मिल गया, लेड आयोडाइड बन गया, और डाउनवर्ड एरो रिप्रेजेंट कर रहा है येलो प्रेसिपिटेट, और इसका कलर येलो है। मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे दी है, येलो कलर का होता है, मैंने पहले भी आपको ये बताया था। इसी के साथ हमने डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोनों कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।